हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं चैन साहनी। आज दोस्तों फिर से हम लोग मैथमेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो आपको रिलेशन एंड फंक्शन का दिया था, रिलेशन एंड फंक्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और रिलेशन एंड फंक्शन का ये दोस्तों सेकेंड वीडियो है। और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आइकन बेल दबा देना है, जिससे फर्स्ट वीडियो पहले आप तक पहुँचे और आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब बार बार आपसे रिक्वेस्ट ये मेरा दोस्तों होता है कि वीडियो को अगर लास्ट तक आप नहीं देखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया कि वीडियो खोलो ही मत। जब भी कोई वीडियो खोलो तो उसको एंड तक देखो आप अच्छे से, ठीक है ना, तब उसका लाभ पाओगे आप। उसके बाद देखो, कुछ लोग बहुत सारे वीडियोज देखते रहें, ये वो आपकी इच्छा, जितना वीडियो देखो। लेकिन अगर मुझे फॉलो करते हो तो पहले अच्छे से मेरे को कंटिन्यू देखो, देखने के बाद तब कोई अन्य वीडियो देखोगे तो ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही समय में कभी आधा मेरा आधा उनका आधा उनका। तो ये आपकी मर्जी, आपको मैं बॉन्ड तो कर नहीं सकता, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है, ये अच्छे से समझ लो। बस ये हो सकता है कि दूर के ढोल सुहावन लागे आपको, ठीक है, अभी सहानी सर की बातें न समझ में आए, पसंद ना आए, बात की बात है। लेकिन पहले अगर फॉलो कर रहे हो तो देख लो, फिर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट से पूछ लो। फिर भी दिक्कत हो तब आप देखो अदर वीडियोज को, क्योंकि एक ही टॉपिक के लिए आप 10-20 वीडियो जैसे देखते हो तो उसमें आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। और मैं कोशिश करता हूँ बार बार कि आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करके मैं वीडियो बनाता हूँ। इसलिए प्लीज़ फॉलो करिए तो मन से, अदरवाइज पूरी तरह से छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, रिलेशन के बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे संबंध है क्या चीज़? संबंध या रिलेशन। देखो, संबंध या रिलेशन को समझने के लिए आप ये शब्द तो सुने होंगे, संबंध, रिलेशन, या कोई आपके घर में आता तो कहते ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे संबंधी है, मेरे रिलेटिव्स है, रिलेटिव। तो यहाँ पे दोस्तों जो रिलेटिव जिनको बोलते हो ना, जैसे कि कहते हो ना कि आप कोई पूछते यार कौन है तुम्हारे घर में, कोई आया है क्या, बोलते हाँ मेरे मामा आए हैं, मामा आए हैं। तो ये जो वर्ड मामा यूज करते है क्या, आपको उस व्यक्ति से रिलेट कर दिया ना, संबंध कर दिया, एक पहचान बना दिया। यानी कि आपसे उस व्यक्ति के बीच की पहचान को डिफाइन करता है। पहचान बताता है कि आप में और उस व्यक्ति में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो वो रिलेशन ही तो डिफाइन कर रहा है कि वो मेरे मामा हैं। आप घर में रहते हो, बोलते हो कि आप सबको नाम लेके तो बोलते नहीं ना। आप क्या बोलते हो घर में अपने पापा को पापा बोलते हो, मम्मी बोलते हो। अब जैसे पापा का नाम अगर ठीक है रंजीत है तो पापा को रंजीत तो बुलाते नहीं होगे आप बोलते हो ना पापा। तो पापा ये जो वर्ड है क्या है, आपसे उस व्यक्ति के बीच पहचान बना रहा है। तो ये पहचान, आप मम्मी बोलते हो, मम्मी सुन के कोई तुरंत समझ जाएगा कि ये इसका बेटा है, ये इसकी माँ है, रिलेशन हो गया ना। तो आप जो वर्ड यूज करते हो वो रिलेशन ही तो है। वो आप घरों में जो यूज करते हो नॉर्मली, वही यहाँ भी है। ये कोई नया तोप नहीं चलाने जा रहे हैं जिससे आप उड़ जाओगे या ना समझ में, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वही चीज है। लेकिन दोस्तों वहाँ जो आप थोड़ा सा अपने लैंग्वेज, अपनी भाषा में आप लोग सुनते समझते हो, लेकिन यहाँ हम लोग जो देखने जा रहे हैं थोड़ा सा मैथमेटिकली उसको कैसे हमको प्रेजेंट करना है ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो है चीज वही, इसलिए बहुत बड़ा दिमाग पे प्रेशर नहीं लो, है वही चीज, थोड़ा सा बस लिखने का, समझने का, यहाँ पे ढंग आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है ये समझना है। तो वही रिलेशन हम समझने जा रहे हैं, और कुछ यहाँ पे नया नहीं है, ठीक है ना। अब घर में बुलाते हो, कोई बड़ा है आपसे तो भैया बोल देते हो, चाचा बोलते हो, किसी को चाची बोलते हो, मामी बोलते हो, दादा बोलते हो, दादी बोलते हो। तो ये सब जो मामा, चाचा, दादी, फूआ, फूफा, फूफी, ये सब जो बोल रहे हो है क्या भैया, ये रिलेशन ही तो है। बीच में जो वर्ड बोलते हो, चाचा, चाची, मामा, मामी, दादा, दादी, काका, ये सब जो बोल रहे हो, ये वर्ड ही आपके बीच, आपके और उनके बीच को जोड़ दिया, कनेक्शन कर दिया। समझ में आ रहा है ना।
तो इस तरह से इसी को हम लोग संबंध या रिलेशन बोलते हैं। लेकिन आप ये तो बात समझ में आ गई होगी कि संबंध या ये जो रिलेशन है, अभी जो मैंने समझाया, इससे आपको एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि जोड़ने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है ना भैया। किससे किसको जोड़ोगे? रिलेशन का मतलब संबंध, और संबंध हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है। एक यहाँ वहां, तभी ना उसका रिलेशन दिखेगा कि दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। इसलिए इन दोनों का होना जरूरी है। और इन दोनों के होने के लिए अब कभी कभी क्या होता है कि किसी परिवार में रिलेशन अगर ढूंढना हो, अब जैसे सोच लो एक परिवार यहाँ है, एक परिवार यहाँ है। जैसे मान लो यहाँ पहला परिवार ए है और दूसरा परिवार बी है, ठीक है। अब इसमें मैंने लिख दिया जैसे कि मोहन, सीता, सोहन, ऐसे मोहन, सीता, सोहन ऐसे मैंने लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे रोहन ऐसे लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पे लिख देते हैं कुछ, राम, श्याम, किशन, ऐसे मैंने लिख दिया। तो अब इसी तरह से रीता, गीता, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो एक परिवार यहाँ है, एक परिवार यहाँ है। इस परिवार में भी देखिए मोहन, सोहन ये दोनों जो है मेल है, यानी कि पुरुष है। सीता ये भी पुरुष है, और यहाँ पे एक महिला है। इस परिवार में आप देखो कि 1, 2, 3 पुरुष है और ये 2 महिलाएं हैं। तो अब ये 2 परिवार जरूर है। इन 2 परिवारों में अब देखो होता क्या है कि कभी कभी एक परिवार आपका है, आपका पड़ोस में भी एक परिवार है, लेकिन हो सकता है कि उनसे आपका कोई रिलेशन ना हो, कोई रिलेशन ना हो। लेकिन हो सकता है कि दूर का आपका परिवार है, आपका कोई दूसरा परिवार है, तो उससे रिलेशन हो। तो इसके परिवार पहले चुनाव करते हैं, और इन परिवारों को ही हम क्या बोलते हैं, यही ये सेट है, यानी कि ये समुच्चय है। ये पहला समुच्चय और ये दूसरा। इसका मतलब है कि जब हम एक परिवार से दूसरे परिवार के बीच में रिलेशन साधेंगे, तो रिलेशन समुच्चयों का नहीं होता, समुच्चय के एलिमेंट का रिलेशन होता है, उसके सदस्यों का रिलेशन होता है। तो जैसे सपोज करो मोहन, अब जैसे देखो सबसे पहला काम हम लोग करते क्या है कि मोहन, सीता, सोहन, रोहन, राम, श्याम, किशन, रीता, ये सब मैंने जो नाम यहाँ पे लिए हुए हैं दोस्तों, सबसे पहले हम अगर इसमें रिलेशन ढूंढना होगा, तो रिलेशन चलो मान लेते हैं कि मोहन का संबंध जो है, ठीक है, श्याम से कर दिया जाए। इसी तरह से सीता का संबंध किशन से कर दिया जाए, सोहन का संबंध श्याम से कर दिया जाए, रोहन का संबंध रीता से कर दिया जाए, और इसी तरह से सीता का संबंध इधर राम से कर दिया जाए। ऐसे सारे संबंध कुछ है। लेकिन दोस्तों एक बात यह ध्यान रखिएगा कि हम संबंध जब पहले एक परिवार से दूसरे परिवार के संबंध की बहाली करेंगे, तो हमको पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। तो ये पहचान बताना जरूरी होगा। जैसे मैंने इसके बीच में ये लिख दिया कि जो ए है, बी है, इसके बीच में जो संबंध हम स्थापित करने जा रहे हैं, वो सपोज करो कि इसके एलिमेंट्स को अगर हम स्मॉल ए से डिनोट करें, इसके एलिमेंट्स को स्मॉल बी से डिनोट करें, सारे एलिमेंट्स को, मतलब समझे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, ऐसे कर दें, ठीक है। और ये हम ऐसे लिख देते हैं कि जो ए है ये रिलेटेड है बी से, ए जो है बी से रिलेटेड है, लेकिन बी, आर का मतलब क्या है, आर स्टैंड्स फॉर, आर का मतलब क्या है कि इसका भाई है। हम एक संबंध छोटा सा लेते हैं, भाई है। जब हम यहां पे लिखते हैं कि ए रिलेटेड बी, और आर का मतलब यहां पूछ दिया गया भाई है। अब इसका मतलब जरा देखना, बहुत ध्यान से देखना कि जब मैं बोल दिया हूं कि आर स्टैंड फॉर भाई, भाई का मतलब ए से बी, तो इसका मतलब क्या बोलोगे, ए भाई है बी का।
ए भाई है, इसी आर के जगह पे ये भर दो, ए भाई है बी का। तो देखो इसमें संबंध सही कहाँ बैठ रहा है, मोहन भाई है श्याम का, चलो ये हो सकता है, हो सकता है। सीता राम का भाई नहीं हो सकता, सीता किशन का भाई नहीं हो सकता। सोहन श्याम का भाई है, हो सकता है। रोहन रीता का भाई है, हो सकता है, हो सकता है, ये एक बैठ सकता रिलेशन। तो इसका मतलब यह है कि रीता राम और रीता किशन मैंने ज्वाइन तो किया, लेकिन हमारे डेफिनेशन में ये फिट नहीं बैठ रहा है, ये फिट नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब इसी तरह से बाकी ये तीन बातें हमारे साथ फिट बैठ रही कि ये मे भी पॉसिबल कि ये हो सकता है। भाई रोहन भाई है रीता का, ये हो सकता है, ये दो परिवारों का मेल है। लेकिन ये आर, सबसे मजेदार चीज यही है, यहाँ जो मैंने लिखा है आर भाई है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ए रिलेटेड बी, आर स्टैंड फॉर भाई है, तो इसका मतलब ये है कि क्या हर जगह भाई शब्द लगाने से ये पूरी परिभाषा बैठ रही है? नहीं बैठ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ए नॉट रिलेटेड बी, यहाँ पे आर को हम कैंसिल कर देंगे। अगर ए का संबंध बी से होगा तो ए रिलेटेड बी लिखेंगे, और अगर ए का संबंध बी से नहीं होगा तो ये नॉट रिलेटेड बी लिख देंगे, यानी कि ए का संबंध बी से नहीं है। समझ में आई बात? अभी मैंने केवल लिखना समझा, लेकिन अभी पूरी बात फिर से फिनिश करो, यहां से टोटली आप इसको फिनिश कर दो। लेकिन हाँ, अब कहोगे सर ये बताए क्यों, तो स्टैंड रहो अभी थोड़ा देर। अब इसको मैं हटा रहा हूं, देखो अब मेरी बात यहां से फिर से ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में संबंध हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले मैं लिख दूं यहां पे, चलो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स then relation are defined from A to B such that R is सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का आर जो है क्या होगा, एक सबसेट होगा फॉर सम रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन। रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन मतलब पहचान योग्य यहां पे कनेक्शन हो। अब जरा देखिएगा, पहली बात तो ये कह रहा है कि पूरी भाषा समझ लीजिए, कह रहा है कि यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय है तो संबंध आर इस प्रकार परिभाषित होता है ए से बी में कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि जो आर है वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है फॉर सम रिकॉग्निजेबल कनेक्शन, मतलब कुछ पहचान योग्य उसका कनेक्शन आपस में होता है। अब जैसे मैंने कहा था ना कि अभी मैंने जो सेट मिटाया, हमने लिखा था भाई है, तो भाई का जो पहचान है कुछ ही में मिल रहा था, कुछ में नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहला कदम हम करते क्या है कि इस डेफिनेशन को अच्छे से जान लो कि कभी भी मतलब कि ए और बी का, ए और बी में कोई रिलेशन ढूंढना तो पहले उसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद तब देखोगे कि ये आपके रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन को शो करता है कि नहीं करता है। अगर करेगा तब तो वो रिलेशन है, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं है। फिर मेरी बात सुनो यहां से, जैसे सपोज अब जरा आ जाओ एक एग्जाम्पल पे। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं, इसको सेट ए मान लिया जाए और इसको सेट बी मान लिया जाए। देखिएगा ध्यान से,
दोस्तों यहां मैं लिख रहा हूं, चलिए एक गाय ले लेते हैं। यहाँ गाय है और इसमें एक शेर ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे लिखते हैं घास और यहां पे पानी, ठीक है। अच्छा, अब ए से बी में अगर आपको देखना है, इसका सबसे पहले रिलेशन ढूंढना है। ए से बी में रिलेशन हमको चाहिए, लेकिन आर को मैं स्टैंड कर दे रहा हूं। आर स्टैंड फॉर मतलब ये खाने, आर स्टैंड फॉर खाती है या खाता है, ये मतलब समझ जाइए। तो अच्छा ये सोचो कि अगर गाय की बात करोगे तो गाय घास खाती है, गाय पानी भी पीती है, तो दोनों का संबंध है। इसी तरह से शेर की बात आएगी कि शेर पानी तो पीता है, लेकिन शेर घास खाता है, नहीं खाता। तो अब देखो करोगे क्या एक्चुअल में, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर ये एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, तो हम कह सकते हैं कि ए नॉट रिलेटेड बी, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट इस प्रकार से बनाया जाएगा कि इसमें आपकी परिभाषा सेट नहीं हो रही है। तो जब भी आपको रिलेशन ढूंढना है तो पहले ये क्या करें कि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं। तो इस प्रकार कह रहा है कि ए से बी में अगर परिभाषित करना है तो कह रहा है आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल दो, चुपचाप जो कह रहा है उसका पालन करो। आप अगर ए क्रॉस बी निकालोगे, इसको आप हटा दो, फिर मैं बता रहा हूं आपको। अभी रिलेशन अगर स्टैंड करना है तो छोड़ दो इसको। अच्छा मेरी बात देखो, सबसे पहला काम आप ये करो कि ए क्रॉस बी अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे गाय घास लिख दिए और गाय पानी लिख दिए। इसी तरह से फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, शेर घास हो गया। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, शेर पानी हो गया। अच्छा एक्चुअल में देखोगे तो ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रमित कार्तीय गुणन, इन दोनों का कार्तीय गुणन है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका है, लेकिन आर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, का मतलब क्या हुआ, आर जो होता है ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये होता है। यानी कि जो रिलेशन मैं बताऊंगा वो होगा इसी में से, रिलेशन इसी में से है, आपको सर्च करना है। तो आर को अगर मैं अब आर को ढूंढना चाहूं तो देखिएगा ध्यान से, आर में मैं निकालूंगा तो लिखूंगा यहाँ गाय घास खाती है, ये सही बात है। और यहाँ पे गाय जो है पानी भी पीती है, वो भी सही बात है। और जो शेर है ये भी पानी पीता है, ये सही बात है। लेकिन ये घास, ये वाला कनेक्शन गलत है। तो एक्चुअल में देखोगे तो इसी का उपसमुच्चय हुआ ना, और इसी में से होगा, इसी में, बाहर कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए किसी संबंध को अगर ढूंढना है तो पहले उन दो परिवारों का आपको ऑर्डर पेयर निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जिन दो परिवारों के बीच में संबंध आपको पूछा जाता है या परिभाषित करना होता है, तो पहले उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल, यानी कार्तीय गुणन निकाल दो। और निकालने के बाद अब सोचो कि जो हमसे आर के बारे में बताया गया है, आर का मतलब जैसे मैंने कहा कि आर स्टैंड फॉर खाता है, ये आर का मतलब हुआ। अब खाता है पीता है का मतलब एक ही मान लीजिए। तो अगर इसका मतलब खाता है यानी कि उससे संबंधित होना चाहिए। तो देखो गाय घास खाती है, गाय पानी पीती है, शेर, सब संबंधित है, इसीलिए ये एक संबंध होगा। लेकिन पूरा का पूरा जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये संबंध होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आर जो रिलेशन है वो परिभाषित होना चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा है कि फॉर सम रिकॉग्निजेबल कनेक्शन, मतलब परिभाषित होना चाहिए, उचित परिभाषित होना चाहिए कनेक्शन उसका, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आर मैंने एक एग्जाम्पल ऐसे ले लिया। अब जरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। और इसको
आप समझ गए होंगे। ये मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहा हूँ। चलो सपोज करो यहाँ से एक समुच्चय ए है और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 और एक समुच्चय बी है 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आर जो मैंने परिभाषित किया पहले समझ लीजिए। आर इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा गया है कि ए बी सच दैट ए जो है रिलेट ए में करेगा, बी रिलेट बी में करेगा, बट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इतना है, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस प्रकार से आपको आर ढूंढना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें और क्लियर होगा। पहले ए और बी दो समुच्चय मैंने ले लिया और आर यहाँ पे मैंने परिभाषित किया है। मतलब आर के बारे में पूरी जानकारी आपको ये लाइन दे रहा है। कह रहा है कि आर एक ऐसा संबंध है जिसमें ए बी मैंने लिखा, अब एक को कह रहा है ए में होना चाहिए, बी को बी में होना चाहिए, और क्या है, बी का मान ए स्क्वायर होना चाहिए। बी का मान ए स्क्वायर होना चाहिए। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, बताइए आर का मान क्या होगा। ठीक है। तो अच्छा आप देखो, आपको मैंने पहले क्या कहा कि आप जब भी ऐसा काम करोगे तो ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे। पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाना होगा। तो आपको पहला काम यह करना है कि ए क्रॉस बी, जल्दी से बनाइए ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का मतलब 1 के साथ सबको, 2 के साथ, 3 के साथ, तो पूरा 15 ठो लिखना पड़ेगा आपको। 15 बार इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 15 बार लिखने के लिए आप थोड़ा सा समय चाहिए। देखिए लिखिए, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5। इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 5। इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 एंड 3 5। ये लास्ट हमारा ए क्रॉस बी हो गया ना। अब आर मैंने यहां डिफाइन कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आर को आप क्या लिखोगे। अब देखो आर की वैल्यू जब मैं लिखूंगा, हमको ये परिभाषा देनी है, बी बराबर ए स्क्वायर है लेना है। ठीक है ना। तो लिखना शुरू करो। अब इसी में से चेक करते जाओ। आपको कुछ नहीं करना है कि जो ये बाद वाला ये बी है ना, तो ये देखो इसका स्क्वायर है क्या, तो 1 1 का स्क्वायर है, हाँ है, तो 1 1 लिख दो। 2 1 का स्क्वायर है, नहीं है। 3 1 का स्क्वायर है, नहीं है। 4 1 का 5 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सीधे सीधे यहाँ 4 जो है 2 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, 2 4 ऐसे। ठीक है ना। तो ये 4 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 4 लिख सकते हो आप। ठीक। इसी तरह से अब इस लाइन में और कहीं अब नहीं मिलेगा कोई भी। तो इसका मतलब आर जो आपको मिलेगा बस यही दो एलिमेंट। तो इस समय ये जो आर देख रहे हो 1 1 1 2 है। तो इसका मतलब ये आपको डिफाइन कर दिया ना। अब देखो ये ए क्रॉस बी से में से ही ना मैंने निकाला है। तो यही बात मैंने लिखा है ना, आर जो होता है हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। बस आर को चेक करना है कि हमारी परिभाषा क्या है। ये इस लाइन को अच्छे से आप चेक कर लो। कुछ ऐसी लाइनें आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, यही आपको बाहर निकालेगा दुविधा से, जब जब आपको दुविधा पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संबंध को हम कैसे लिखेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे। परिभाषा तो बहुत तो इजी है, आप अच्छे से देख सकते हो। समझ में आ गया। इसके बाद अब हमें उम्मीद है कि ये पहले तो अभी रिलेशन को पहचानना आसान काम नहीं है, थोड़ा सा अभी मैथमेटिकली चलेंगे, आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे तो थोड़ा सा और दांव पे जो उसमें है आएगा। लेकिन आप पहले अभी सीधे सरल शब्दों में आप भाषा को समझिए कि हमारा ये जो फार्मूला है ये सेटिस्फाई करने वाला कौन कौन है, बस उनको कॉलर पकड़ के बाहर निकालो, लिख दो यही है मेन आर। ये संबंध आर हो गया। लेकिन अब देखो इसके बाद अब कुछ और मजेदार बातें मेरी सुनो।
आर के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब इस रिलेशन को जैसे कि ए क्रॉस बी का मैंने समुच्चय कहा है, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि एक ही समुच्चय में क्रॉस निकाल के उसका उप समुच्चय हो सकता है। संबंध आर एक ही परिवार का भी तो आपस में रिलेशन होता है। जैसे मैंने कहा कि दो परिवारों का रिलेशन होता है, भैया एक परिवार में भी तो आपस में एक दूसरे का रिलेशन होता है ना। एक ही परिवार में भाई भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, मम्मी पापा चाचा चाची, एक परिवार में भी तो होता है ना। तो जो संबंध होता है एक परिवार का दूसरे परिवार से जरूरी नहीं, एक परिवार का एक ही परिवार में संबंध भी हो सकता है। इसलिए इसका तो एक डेफिनेशन तो ये हो गया ना। इसका सेकंड डेफिनेशन हम ऐसे भी देते हैं कि मतलब कि इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट देन रिलेशन R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। उसी को ऐसे डिफाइन कर लो। अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो जो रिलेशन R होता है वो ए क्रॉस ए का उप समुच्चय होता है। ए क्रॉस ए का उप समुच्चय होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। इसका आपको एग्जांपल लेना छोटा सा देख लेते हैं। जैसे मान लो ए इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 1 2 3 1 2 3, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो 1 2 3 ऐसे मैंने जैसे लिखा। अब देखो, अब हम अगर ए क्रॉस ए निकाल देते हैं यहीं पे, तो क्या लिखोगे 1 1 1 2 1 3, फिर क्या करोगे 2 के साथ लोगे तो 2 का 1 2 का 2 2 का 3, फिर 3 का 1 3 का 2 और 3 का 3। यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना नहीं भूलोगे। तो एक क्रॉस ए निकाल दिया गया है। लेकिन अब इसमें से आपको जो कोई रिलेशन पूछा जाए, एक रिलेशन अगर मैं दे दूं यहाँ पे आर की वैल्यू निकालने के लिए दे दिया जाए, आर का मतलब यहाँ पे मैं परिभाषित कर रहा हूं ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी आल्सो बिलोंग्स टू ए एंड बट, अब यहाँ पे मैं फार्मूला में लिख रहा हूं कि ए इज लेस देन बी। ये मैंने परिभाषित कर दिया। आर को मैंने बताया कि आर है क्या, रिलेशन। इस रिलेशन को आपको इसमें से छांटना है, निकालना है। तो अब क्या करोगे, ऐसे रिलेशन को जो ए जो है बी से छोटा होना चाहिए। अब आर को लिखोगे कैसे, एक्चुअल में आर कैसे मिलेगा देखो जरा। चलो, लेस देन होना चाहिए, ए लेस देन बी, इन दोनों के बीच में बस लेस लगा, ये जो देख रहे हो लेस ना, यही आर लिख देना यहाँ पे। तो आप क्या करोगे कि लेस प्लस ये 1, यहाँ से ये भी 1 लेस है, ये भी लेस है, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर ये भी लेस है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपको केवल 1 2 और ये 3 बस। तो आपको मिलेगा 1 2 मिलेगा, यहां से ये लेस है, और इसी तरह से 1 3 मिलेगा, ये भी लेस है, इसके बाद 2 3 मिलेगा, बस हो गया, आर की वैल्यू मिल गई आपको। ये आर मिल गया संबंध। जो आपको यही मेन संबंध का मतलब, पहले उसको कौन सा संबंध परिभाषित करना है पहले ये हमें पता चलना चाहिए, और तब आपको करना क्या है, क्रॉस में से ही बस ढूंढ लेना है। ये क्रॉस इसलिए बताया जाता है कि स्टूडेंट भटके ना इधर उधर, आपको सीमित किया जाता है, माइंड को थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है कि आप ज्यादा इधर उधर न घूमें, आप आराम से इसमें पकड़िए क्या आप पूछ रहा है। तो आप तय है कि ये रिलेशन हमारा इस तरह से डिफाइन होगा, समझ में आया। अब इसी में पूरा दांव पेच है, आगे की जो खेल खेलेंगे हम लोग चलेंगे। आपने दिमाग को आप कंट्रोल रखोगे। अभी मैंने जितना बात बताया है रिलेशन को पकड़ने का तरीका, समझने का तरीका, क्योंकि दोस्तों अभी आगे जब हम लोग आएंगे वीडियो में तो उसमें इसके टाइप्स को पकड़ना थोड़ा कठिन होगा, हम समझेंगे उसमें क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। तो पहले तो 2 समुच्चयों के लिए रिलेशन डिफाइन है, और एक ही समुच्चय में भी रिलेशन डिफाइन होता है, जो कि मैंने एग्जाम्पल से ये आपको समझा दिया। समझ में आ गया होगा। अच्छा, चलिए, ये मैंने इस तरह से अभी जो बताया रिलेशन के बारे में। लेकिन अब हम आपको ले चल रहे हैं रिलेशन में जो और कुछ पूछे जाते हैं,
कि रिलेशन के जो कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि इसका भी रहने देते थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अभी मैं पॉइंट ले रहा हूं इसमें डोमेन, रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। यानी कि संबंध में प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ये कैसे पता करते हैं? यानी कि संबंध में प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ये कैसे मालूम करेंगे? तो बड़ा इजी सिंपल चीज है, जरा फिर से पूरी बात हमारी समझिएगा। यहां से देखो दोस्तों, जो रिलेशन अभी मैंने एक दो रिलेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये इसका रिलेशन मिटा दिए, एक रिलेशन मेरे पास ये है, इसे जल्दी आप समझ जाओगे। सबसे पहले देखो, संबंध में जो प्रांत होता है, प्रांत या इसको इंग्लिश में हम डोमेन बोलते हैं, इसको पकड़ना बड़ा आसान सा काम है। देखो, कोई भी रिलेशन आर जब हम डिफाइन करते हैं, जैसे सपोज करो कि एक रिलेशन इफ आर इज अ रिलेशन, और ये रिलेशन आर इस प्रकार से डिफाइन कर दिया गया कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू आल्सो ए। चलो सेम सेट में डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। तो या बी कर लो इसको। मान लो एक रिलेशन यानी कि एक संबंध आर जो है इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी लिखा गया सच दैट ए में है, बी बी में है, इस प्रकार परिभाषित है। तो दोस्तों आप पहले ये जान लो कि जो ए आप देखते हो, जो फर्स्ट एलिमेंट आप देख रहे हो ना इसका, इसमें जो पहला एलिमेंट लिखा जाता है एक्चुअल में वही बोला जाता है प्रांत या डोमेन। समझ में आ रहा है ना? तो आप कह सकते हो कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे कर सकते हो। समझ में आया? एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो ए वाला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट वो डोमेन बन जाएगा रिलेशन। समझ में आ जाएगा ना? ये डोमेन हो जाएगा। और इसी तरह से जो बी वाला एलिमेंट आप देख रहे हो ये रेंज बन जाता है, ये रेंज ऑफ आर, तो इसको हम बी से डिनोट करेंगे, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। तो ये दोस्तों ये डोमेन बन जाएगा। सॉरी, तो जो पहला एलिमेंट होता है क्या है, ये डोमेन है, यानी कि प्रांत है, ये प्रांत है। और ये जो बी वाला दूसरा एलिमेंट है यही परिसर है, ये परिसर होगा। लेकिन अब सोचो कि सर ये सहप्रांत क्या है? सहप्रांत के बारे में कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन बड़ा सिंपल चीज है दोस्तों। सहप्रांत का मतलब ये होता है कि जो बी वाला जब पूरा सेट होता है, बी का टोटल सेट, पूरा सेट ही वो कोडोमेन बोला जाता है, सहप्रांत। मतलब कि इसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं कि इसको रिलेट नहीं करते, तो चाहे करें चाहे न करें सबको समेट के बोलोगे ले करके, तब वो बन जाएगा आपका कोडोमेन बन जाएगा। उसी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। जैसे देखो तो इसका मतलब आप जान रहे हो ना कि जो ये रेंज होता है एक्चुअल में वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ये आप कह सकते हो कि जो रेंज है, रेंज ऑफ R is subset of codomain, कोडोमेन ऑफ R। ये भी बात सकते हैं कि कोडोमेन का मतलब ही होता है कि सारे एलिमेंट। अब जरा जल्दी से आ जाओ, इसको देखो, आपको इसमें पकड़ना है। जैसे देखो हमने एक क्रॉस बी निकाला है ना, यहाँ पे एक क्रॉस बी, ये पूरा एक क्रॉस बी निकाल दिया, उसके बाद R निकाल दिया, तो R यहाँ पे हमारे पास है। अब इसी में कोई पूछेगा कि इसका डोमेन क्या है, भैया जल्दी से बता दो। तो डोमेन की बात अगर मेरे पास आएगी तो डोमेन ऑफ आर का मतलब ये होगा कि यहाँ पे 1 और 2 ये दोनों ले लेना, ये इसका डोमेन बन जाएगा।
यानी कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ये समुच्चय 1 2 हो गया, बस ये इसका डोमेन है। और इसी तरह जो 1/4 सेकेंड वाला वो रेंज लिख दो, तो रेंज ऑफ आर देखोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, देख रहे हो ना, रेंज है जो 1/4। लेकिन अब कहोगे सर को डोमेन क्या है, तो भैया देखो को डोमेन ऑफ आर अब जाना होगा, तो को डोमेन का मतलब होता है कि सेट में जो पूरा का पूरा एलिमेंट जो रिक्त भी है, खाली भी है, वो किसी से कनेक्शन नहीं रखता, वो सबको समेट के बोलना होगा, तब उसको हम को डोमेन बोल देते हैं। उसका साफ है, जैसे कि बी वाला ये जो एलिमेंट हमने यहाँ पे मिटा दिया है, जो बी वाला पूरा सेट होता है वो उसका को डोमेन होता है। चलो अभी इसी तरह से इसमें भी आप चाहो तो ढूंढ सकते थे। चलो इस तरह से डोमेन रेंज तो समझ में आ गया होगा ना कि डोमेन रेंज का पकड़ना बिल्कुल आसान है दोस्तों। पहला वाला जो एलिमेंट आप देखते हो, कहीं भी देखो ये 1 2 या पहला एलिमेंट लेकर के समुच्चय बना दो, वो उसका डोमेन होगा। दूसरे एलिमेंट का समुच्चय बना दो, वो उसका रेंज होगा। लेकिन को डोमेन जो होता है, जो सेकेंड वाले प्लेस पे होगा, सबको समेट के लेना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जबकि रेंज में कुछ छूट सकता है, क्योंकि रेंज में जरूरी नहीं कि सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग करते ही हो। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, इसको थोड़ा हटा रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा, दिक्कत में नहीं जाइए, बिल्कुल आसान है। जैसे देखो अभी मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे राम, यहाँ पे कृष्णा और यहाँ शिव, राम कृष्णा शिवा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सीता और राधा और यहाँ पे पार्वती, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो देखो राम कृष्णा शिवा सीता राधा पार्वती, ऐसे मैंने नाम लिखे हैं। और आपको आर को मैं समझा दे रहा हूं कि आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ये आर का मतलब है। यानी कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ऐसा होना चाहिए। तो एक्चुअल में देखोगे जब क्रॉस बनाओगे आप, ठीक है, राम का राधा से, राम का राम सीता राम राधा राम पार्वती, कृष्णा सीता कृष्णा राधा कृष्णा पार्वती, और शिवा सीता शिवा राधा शिवा पार्वती। लेकिन इसी में अगर मैं एक और नाम लिख दूं रीता, एक नाम ऐसे भी लिख दिया, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट बनाना तो बड़ा आसान काम है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब कि सबका बनाना पड़ेगा आपको। अब इसको भी लेना पड़ेगा, राम का रीता, कृष्णा रीता, शिवा रीता, ये भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हम केवल अपने काम का रिलेशन अगर ढूंढेंगे, तब जरा ध्यान से देखो, हमको रिलेशन आर जब लिखना होगा, अब जरा देखो सबसे पहले इस आर को लिखोगे तो ठीक है, आर स्टैंड फॉर ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो राम इज हस्बैंड ऑफ सीता, इज इट ट्रू? हाँ करेक्ट है। इसके बाद राम राधा, राम इज हस्बैंड ऑफ राधा, ट्रू है? नहीं है। राम इज हस्बैंड ऑफ पार्वती, ट्रू है? नहीं है। राम इज हस्बैंड ऑफ रीता, ट्रू है? नहीं है। इसी तरह से कृष्णा सीता के हस्बैंड हैं? नहीं है। कृष्णा राधा के हस्बैंड हैं? जल्दी बोलो, कृष्णा इज हस्बैंड ऑफ राधा, इज इट ट्रू? जो कृष्ण थे, लॉर्ड कृष्णा इज हस्बैंड ऑफ राधा, जल्दी बोलो, ये ट्रू है? सोच लिए? चलो भैया पहले ये जान लो कि जो कृष्णा है राधा के हस्बैंड नहीं है। भैया कृष्ण जो थे राधा के हस्बैंड नहीं, बल्कि इनके एक प्रकार से प्रेम संबंध था। जो कृष्ण थे
राधा को प्रेम करते थे, इन दोनों में प्रेम का संबंध था, बट हस्बैंड नहीं थे। पहले तो ये अपना अच्छे से नॉलेज क्लियर करिए, तो ये भी ये फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह से अब शिवा जो है पार्वती हस्बैंड, ये ट्रू है, ठीक है, ये इसका रिलेशन नहीं बना, इसके साथ ये भी ट्रू नहीं होगा। इसी तरह से इसका कोई रिलेशन नहीं बना। अब देखो मेरी बात अब जरा ध्यान से देखना। अब आखिरकार में जब कृष्णा हस्बैंड ऑफ राधा है नहीं, तो अब हम केवल अगर डोमेन ऑफ आर बोलेंगे, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर का मतलब होगा कि इस रिलेशन में जो पहला एलिमेंट आया हुआ है ये पूरा डोमेन होता है। यानी कि अब रिलेशन में हमारे इस समय जो कृष्णा भी गायब, राधा भी गायब, रीता भी गायब, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो पहले ये जान लो कि जब डोमेन ऑफ आर लिखोगे, यानी कि जो रिलेशन का डोमेन है, तो केवल राम और शिवा यही आएंगे बस। और रेंज ऑफ आर में जाओगे तो सीता और पार्वती आएंगे। लेकिन जब को डोमेन की बात आएगी, को डोमेन ऑफ आर, दोस्तों को डोमेन में आप करते क्या है कि ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट है ना, सब लिख दो, वो सब को डोमेन बोल दिया जाएगा। यानी कि सीता, राधा, पार्वती और रीता, ये सब इसके को डोमेन माने जाए। को डोमेन का मतलब है दोस्तों केवल सेकंड जो परिवार है ना, पूरे सदस्यों को ले लिया, वो उसको को डोमेन का मतलब ही इसका एक प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। संबंध जरूरी नहीं है रखें, वो केवल सहयोग कर रहे हैं, इसलिए को डोमेन में। अब जैसे कुछ लोगों को लगेगा को डोमेन ऑफ आर आपने लिखा है सर, तो आर का मतलब ये पूरा आर नहीं ना है। तो भैया को डोमेन का मतलब बस सेकेंड जो सेट है टोटल एलिमेंट को आप ले लोगे तो ये इसका को डोमेन बन जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से अभी आपको मैंने जो भी बात बताई, ये संबंध का प्रांत, परिसर और उसका सहप्रांत, ये तीनों बातें भी इसमें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए और अब जल्दी से अब इसमें एक और बात इसमें ऐड कर देते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रिलेशन वो कैसे आप निकालते हो। अभी दोस्तों बस इसको पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए और क्लियर करेंगे। इसके आगे जब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि दोस्तों हर वीडियो को देखने के बाद हमेशा टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो आपको जाना है, तभी अच्छे से क्लियर होता रहेगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संबंध में अवयवों की संख्या कैसे पता करते हैं। संबंध में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रिलेशन, संबंध में अवयवों की संख्या, ये कैसे पता करेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले आर की जो वैल्यू है दोस्तों, हम अगर ऐसे डिफाइन करते हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मान लीजिए कोई रिलेशन है वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स है, ले लिया गया ऐसे आर रिलेशन है। चलिए मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो आप देख रहे हो इसको P मान लेते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B जो है वो Q है। समझिएगा ध्यान से, ये एक रिलेशन है, ऐसे लिखा हुआ है, A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट P है और B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो Q है। तो जो रिलेशन R में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिलेशन R इज इक्वल टू 2 टू द पावर P इंटू Q। ये दोस्तों पूरी कहानी है, पहले समझ लीजिए। यानी कि अगर A में P और B में Q एलिमेंट हैं तो उनसे जो रिलेशन बनेगा
उसके रिलेशन में अवयवों की संख्या 2 टू द पावर PQ होगा। और इसी को अगर मान लो हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कभी कभी, R इज इक्वल टू AB सच दैट AB दोनों A में ही बिलोंग करते हों, और तब अगर मान लीजिए A में अवयवों की संख्या P है, ठीक है, तो B में भी P ही है होगा, B का मतलब A ही हो गया है ना। तब ध्यान दीजिए कि तब नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिलेशन R जो होगा 2 टू द पावर P इंटू P हो जाएगा, होगा ना। तो P इंटू P को, इसी को हम P स्क्वायर कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये दूसरा डेफिनेशन इस प्रकार से आप फॉलो कर, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट को आप कैसे कैच करोगे, ठीक है। यानी कि अगर संबंध R इस प्रकार परिभाषित कर लिया गया है, तो बस ये आपको देखना है कि A और B में कितने एलिमेंट हैं, उन्हीं से ना रिलेशन बना होगा। तो उसके जो संबंध में अवयवों की संख्या है 2 घाते PQ से आप फाइंड करोगे। समझ में आ गई मेरी बात। तो दोस्तों अभी जो भी मैंने बताया ये रिलेशन से संबंधित बातें थी, और रिलेशन से संबंधित आगे की जो भी बातें होंगी वो हम दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी अच्छे से और समझाएंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे इसके, जिसके तहत आपको धीरे धीरे और जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आप अच्छे से इसको कवर कर लेना कि संबंध कैसे पहचाने जाते हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा डाउट रहेगा, ध्यान रखिएगा, जब तक हम एग्जाम्पल क्लियर नहीं करना सीख जाएंगे तब तक डाउटफुल बना रहेगा, क्योंकि कुछ न कुछ और चीज़ें आपको फिर मिलेंगी। इसलिए मैंने कहा कि वीडियो को, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके रखिए और हमेशा कंटिन्यू बने रहिए। अब फिर भी अभी भी मैं बोलूँगा टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको आगे बने रहना है दोस्तों। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।